नमस्कार बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल माई एक्सीलेंस पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ कक्षा 7 हिंदी पाठ 15 नीलकंठ। तो पाठ शुरू करने से पहले बच्चों, आपने देखा है, सुना है, हमारी इस पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पक्षियों को मारकर खाते हैं। बहुत सारे इनका व्यापार करते हैं, पैसे के लिए इनको बेचते हैं। और बहुत सारे दयालु लोग भी हैं जो पक्षियों को अपने बच्चों की तरह उनका पालन पोषण करते हैं। तो उन्हीं दयालु लोगों में हमारी इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा है, जो कि अपने घर पर तरह तरह के पक्षियों को लाकर पालती हैं। तो चलिए आज के इस पाठ को शुरू करते हैं। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया। एक मोर है, एक मोरनी, आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। तो आपने देखा कि बहुत सारे लोग पक्षियों को मारने के लिए खरीदते हैं, उनसे तरह तरह की दवाइयाँ बनती हैं या फिर उनको मारकर खा जाते हैं। तो ऐसे ही आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं कि वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था अर्थात छोटा था कि वे पक्षी सावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपए लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझें। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। तो वो उस पिंजड़े को लेकर, जो उसमें 2 पक्षी शावक थे, मोर के जो 2 छोटे बच्चे थे, उनको लेकर घर आ जाते हैं। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पैर लगे हैं? तो पक्षी ही चिढ़ा दिया जाने के कारण हो संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरा व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए, अर्थात वो जब पिंजड़े से बाहर निकाला गया उनको, तो वो उस कमरे में उड़ते रहे, पूरी चहल पहल सी हो गई। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण पहले अपने पढ़ने लिखने कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर 2 कटोरों से सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकल कमरे में मानो खो गए, इधर उधर घूमने लगे, कभी अलमारी के पीछे, कभी कहीं घुस जाते। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरी रद्दी कागज की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया, अर्थात एक अलमारी पर जो रद्दी कागज रखे थे वहां पर वो रहने लग गए। भाई आगे बढ़ते हैं। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों
उन चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। तो उनके घर पर एक जू था छोटा, जिसमें और दूसरे जीव जंतु भी रहते थे। दोनों नव आगंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। अर्थात जब उन दोनों को जू में छोड़ा गया तो जैसे घर पर नई दुल्हन आती है तो पूरा हल्ला सा मच जाता, वैसे ही उसे पिंजड़े में ऐसा हुआ। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गूं की रागनी अलापने लगे। भाई बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। अर्थात सभी जो पिंजड़े में रहने वाले छोटे छोटे जीव थे उन दोनों शावकों को देखकर उनका अच्छे से स्वागत करने लगे। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंग में था जैसा इल्ली से तितली का बनना, और मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। अर्थात अब वो बड़े होना शुरू हो गए थे। भाई धीरे धीरे उनके जो पंख थे और जो मोर के सिर पर कलगी होती है वो दिखाई देने पड़ गई थी। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा मंदर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहभागिनी होने का प्रमाण देने लगी। अर्थात जैसे मोर का धीरे धीरे विकास हुआ वैसे ही एक जो दूसरी शावक थी वो मोरनी थी, उसका भी धीरे धीरे विकास होने लगा। तो मेरी वीडियो को देखने के लिए आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल माई एक्सीलेंस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए आगे पढ़ते हैं। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन भी निकलता है भाई, तो जो मोर का नाम था वो नीलकंठ क्यों पड़ा और मोरनी का नाम राधा क्यों पड़ा? तो ये आप बता सकते हैं। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम नीलकंठ हुआ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया भाई। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। ये जो लेखिका हैं वो बता रही हैं। तो वो जब भी जू में जाती तो फिर नीलकंठ जब बड़ा हो जाता है तो वो एक सेनापति और संरक्षक की भूमिका निभाने लगा। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्रित कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ता। अगर कोई भी ऐसे ही मान लो दूसरा जो पक्षी था या कोई और दूसरा जीव जंतु था, अगर वो कुछ भी गड़बड़ करते तो वो अपनी चोंच से उनको प्रहार कर दंड देता था, ऐसा प्रतीत होता था। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आंत्रक्रंद न करने लगते अर्थात चिल्लाने झड़पने न लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता था। कौन? ये नीलकंठ। उधर जो जू में दूसरे जो छोटे जीव थे वो उनके साथ ऐसे ही खेलता था। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया भाई। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। तो अचानक क्या हुआ, जो एक दिन चिड़ियाघर की जो जाली थी उसमें एक सांप आ जाता है तो वो एक छोटे से खरगोश के बच्चे को पकड़ लेता है। तो देखिए नीलकंठ उसे कैसे बचाता है। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके।
सांप ने खरगोश के बच्चे को आधा तो अपने मुंह में दबा लिया था, जिसके कारण उसके चिल्लाने की आवाज़ भी बड़ी धीमी पड़ गई थी। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है, तो उसने बड़ी समझदारी से उस सांप को वहां से भगाया। देखिए कैसे उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा, अर्थात बेहोश हो गया वो भी। वही राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और प्रसारित कर दी। जो मोरनी थी उसने उसकी मदद तो नहीं की, लेकिन अपनी मंद आवाज से, केका मतलब आवाज, मोरनी की जो आवाज होती है उससे चारों तरफ सूचना प्रसारित कर दी उसने। माली वहां पर पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका था तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। उष्णता अर्थात गर्मी देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी, वो बताती हैं कि भगवान जो शिव के पुत्र थे कार्तिकेय, उनका जो युद्ध वाहन था वो मयूर था। तो कार्तिकेय ने मयूर को क्यों चुना होगा, उनकी ये सारी चीज़ें देखकर अब प्रतीत होता है, उनके स्वभाव को देखकर समझ में आ जाता है कि ये कितना अच्छा पक्षी है, दूसरों की जान बचाता है, दयालु है, कैसा है। मयूर कला प्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है, अर्थात वो हिंसक नहीं है। इसी से उस बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर क्रम है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघ की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजता, लय, ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर जाता था, अर्थात जब बारिश का मौसम होता तो अपने पंख फैलाकर वो कैसे नाचता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था, अर्थात मोरनी भी बड़ी कोशिश करती थी उसी की तरह, लेकिन उसके जैसा तो नहीं कर पाती थी, लेकिन उसमें भी एक ताल और लय रहती थी। आगे पढ़ते हैं। समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों को सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तो क्या होता है, एक दिन जब महादेवी वर्मा वहाँ चिड़ियाघर में जाती हैं तो जो नीलकंठ है वो अपने पंखें फैलाकर उसके सामने आ जाता है। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। फिर से वो रोजाना ऐसा करना शुरू कर देता है। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। अर्थात जब लेखिका के साथ कोई और भी मेहमान आता तो नीलकंठ अपने पंख फैलाकर ऐसा लगता था जैसा कि वो उन सभी का स्वागत कर रहा हो। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली थी। तो बहुत सारी जो विदेशी महिलाएं थी नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन कहती थी। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विष दर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से होले होले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, अर्थात फलों के बजाय जो सुंदर सुंदर मनमोहक फूल कलियां आती हैं वो उसे ज़्यादा पसंद थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाते थे, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। अर्थात वसंत की ऋतु में जब चारों तरफ हरियाली होती है, छोटी छोटी मंजरियां आती हैं वृक्ष पर
और अशोक के लाल पल्लवों से ढक जाते हैं अशोक के पेड़, तब वो उसे उस जाली घर में रहना पसंद नहीं था, तब वो उन पेड़ों पर जाकर बैठना पसंद करता था भाई। तो आगे देखिए आगे क्या होता है पाठ में। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी, मतलब वर्षा ऋतु उन दोनों को पसंद थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता था, अर्थात जब वर्षा ऋतु आती तो वे अपना आनंद उठाते उसका और नृत्य करना शुरू कर देते थे पंखे फैलाकर। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की बिरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंद ये नक को ही अपने ध्यान का केंद्र बना। तो एक बार फिर से लेखिका बाजार में जाती है उस बड़े मियाँ की दुकान पर, लेकिन अब की बार उसका कोई भी पक्षी खरीदने का मन नहीं था। लेकिन अचानक क्या होता है देखिए। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंद से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी भाई। तो बड़े मियाँ की भाषण में फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई, अर्थात एक और मोरनी को ले आई जो कि घायल अवस्था में थी। और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। तो अर्थात एक और मोरनी आ गई, अब वो ठीक हो गई थी, तो अब उसे भी जाली घर में जू में लेकर लाया गया और उसका क्या नाम रखा गया? कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रभावित हुई, अर्थात प्रमाणित हुई। जो उसका नाम कुब्जा रखा गया उसका स्वभाव भी कुब्जा जैसा ही था। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। पहले तो क्या था, नीलकंठ और राधा साथ रहते, लेकिन कुब्जा जब वहाँ पर आई तो उसने जो मोरनी थी, क्या नाम था, राधा, राधा को घायल कर दिया और वो उसे उसके साथ नीलकंठ के साथ ही देखना पसंद नहीं करती थी। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। कुब्जा से नीलकंठ तो दूर भागता, लेकिन कुब्जा नीलकंठ के साथ रहना पसंद करती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिया, अर्थात जो राधा ने 2 अंडे दिए थे उनको भी उसने नष्ट कर दिया भाई कुब्जा ने। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ को प्रसन्नता का अंत हो गया, अर्थात अब जो नीलकंठ था उससे राधा को अलग कर दिया गया, तो क्या हुआ, जो नीलकंठ था वो भी अब मायूस रहने लगा था। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंख में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ, अर्थात एक दिन वो बेचारा ऐसे पड़ा हुआ मिला। क्या हुआ आगे देखो। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तब्ध जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला है। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से
द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। अर्थात जो राधा थी वो भी बेचारी मायूस हो गई, लेकिन उसे ऐसा लगता था, कई बार नीलकंठ वहाँ से भागकर वापस आ जाता था, तो ऐसा लगा कि वो वापस आ जाएगा, इसलिए वो उसका हमेशा इंतजार ही करती रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं पर नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। अब जो कुब्जा थी वो भी उसको ढूंढने में लगी रहती थी। एक दिन आम से उतरी थी कि कजली, अल्सेशियन कुत्ती, कोई नाम है डॉग, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। किसने? कुब्जा ने। परिणाम तक कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। इस तरह से जो कुब्जा थी वो भी मर गई भाई। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, अर्थात बादल छा जाते हैं, तब वह कभी ऊंचे झूले पर, कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को त्वरतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो अब भी वो उसका इंतजार करती रहती है भाई। तो ये था आज का हमारा पाठ। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल माई एक्सीलेंस को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।